हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका मित्र सीए पवन भाटिया शेपिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 12 अकाउंटेंसी पार्टनरशिप का एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नेम था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और वो रेशियो में चेंज क्यों आता है हमने उसके बारे में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा। पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब भी कभी पार्टनरशिप बनाई जाती है तो उसमें एक एग्रीमेंट होता है दो पार्टनर्स के बीच में, दो और मोर पर्सन्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। अगर उस एग्रीमेंट में कुछ फेरबदल किया जाता है तो उससे पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। पार्टनरशिप पे रिकॉन्स्टिट्यूट होने के 5 रीजंस हमने पढ़े। रीजन नंबर 1 एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, नंबर 2 रिटायरमेंट ऑफ अ ओल्ड पार्टनर, नंबर 3 डेथ ऑफ अ ओल्ड पार्टनर, नंबर 4 कोई पार्टनर जो भी आया है फर्म में उसके कैपिटल कंट्रीब्यूशन में चेंज हो गया है तो, नंबर 5 अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़े, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ने पढ़े। उसके बाद हमने देखा कि इन रिकॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से रेशियोज में कुछ चेंज आया। एक पार्टनर ने अपने शेयर को सेक्रीफाइस किया, दूसरे पार्टनर ने गेन किया। हमने कैलकुलेट करे सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं गुडविल, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा। इसमें हम पढ़ेंगे गुडविल का मीनिंग, गुडविल की डेफिनेशन, गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या उसकी विशेषताएं होते हैं, गुडविल का नेचर क्या है और फैक्टर कौन कौन से हैं जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं, वो सब कुछ आज हम इससे पढ़ने वाले हैं। उसका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट इसके हम करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक गुडविल। मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। गुडविल क्या है? जर्नल पार्लेंस की लैंग्वेज में हम लोग इस्तेमाल करते हैं वर्ड, यार तेरी तो रेपुटेशन ही बहुत है, यार तू तो बहुत फेमस हो रहा है, तेरे तो सब जानते हैं, जहां भी जाए तेरा ही नाम लिया जाता है। नॉर्मली ये वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। जब आप किसी भी के लिए इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी की जो रेपुटेशन है, उसका जो नेम फेम है, वो उसकी गुडविल है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें, किसी भी पर्सन का किसी भी तरह से नेम फेम इंक्रीज हो रहा है तो वो उसकी गुडविल कहलाएगी। और अगर बिजनेस के टर्म में मैं इस बात का इस्तेमाल करूं कि बिजनेस की गुडविल क्या है, बिजनेस की गुडविल मींस ऐसी ट्रांजैक्शन या बिजनेस की ऐसी फेस वैल्यू, बिजनेस का ऐसा नेम या फेम जिसकी वजह से बिजनेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम अर्न कर रहा है, कुछ प्रॉफिट्स एक्स्ट्रा अर्न कर रहा है, तो वो बिजनेस की गुडविल कहलाएगी। उदाहरण के तौर पे पवन भाटिया एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उसने अकाउंटेंसी में महारत हासिल करी जिसकी वजह से वो दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के कंपैरिजन में अपने क्लाइंट से दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपैरिजन में ज्यादा फीस चार्ज कर रहा है अकाउंटिंग सर्विस के लिए। तो ये क्या है? पवन भाटिया एंड कंपनी की गुडविल है। यानी कि पवन भाटिया एंड कंपनी अपने नेम की वजह से अपने कंपटीटर के कंपैरिजन में अपने क्लाइंट से ज्यादा पैसा अर्न कर रहा है, ज्यादा फीस चार्ज कर रहा है, तो वो क्या है? पवन भाटिया एंड कंपनी की गुडविल। तो बच्चों समझे आप गुडविल क्या है? मीनिंग, गुडविल इज नथिंग but a name and fame of business। गुडविल कुछ नहीं है, ये सिर्फ बिजनेस का नेम एंड फेम है, by which a business earns more profit than their competitors। गुडविल कुछ नहीं है, ये सिर्फ नेम फेम है जिसके बिहाफ पर एक बिजनेस
अपने कंपटीटर के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है। उदाहरण मैंने बताया ही पवन भाटिया एंड कंपनी का। बिजनेस में गुडविल कुछ भी नहीं है, बिजनेस का नेम फेम अगर ज्यादा है, बिजनेस की रेपुटेशन ज्यादा है, तो वो उसके कंपैरिजन में अपने कंपटीटर से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है उसकी वजह से। तो ये क्या है? बिजनेस की गुडविल है। डेफिनेशन, डेफिनेशन पढ़ते हैं अब, नोट बनाएंगे। फीचर्स ऑब्लिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, गुडविल की क्या विशेषताएं हैं? कहता है गुडविल एक वैल्यूएबल एसेट है। वैल्यूएबल एसेट क्यों है? क्यों? जिस बिजनेस की गुडविल ज्यादा होगी, जिसका नेम फेम ज्यादा होगा, वो दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा। और उसके पीछे रीजन क्या बनेगा? उसकी गुडविल। इसलिए कहते हैं गुडविल एक वैल्यूएबल एसेट है। पॉइंट नंबर 2, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। जब एसेट्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा जाता है एसेट्स कितने तरह की हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स जिन्हें आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स जिन्हें आप छू नहीं सकते, जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन आप उन्हें सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसी तरह से गुडविल बिजनेस के लिए एक इंटेंजिबल एसेट है जिसे आप छू नहीं सकते, लेकिन हाँ, अगर आपका बिजनेस आपके कंपटीटर कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है, ज्यादा मार्जिन ले रहा है, तो इसका मतलब क्या है? आपके बिजनेस की गुडविल है जिसके बल पे आप ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं। यानी कि ये आपका इंटेंजिबल एसेट्स है, लाइक सॉफ्टवेयर्स। ये सॉफ्टवेयर की तरह इंटेंजिबल एसेट्स है और ये वैल्यूएबल एसेट है। पॉइंट नंबर 3, अर्निंग ऑफ एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स। जिस बिजनेस की गुडविल ज्यादा होती है वो बिजनेसमैन को अब उसके बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए जिम्मेदार बनाती है। गुडविल की वजह से बिजनेसमैन अब ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाता है या अपने कंपटीटर से ज्यादा पैसा ले सकता है क्लाइंट से, इसलिए कहते हैं अर्निंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स। पॉइंट नंबर 4, कैन नॉट बी सोल्ड इन पार्ट्स। आपके बिजनेस की जो भी गुडविल है उससे आप सेपरेटली सेल आउट नहीं कर सकते हैं। गुडविल का वैल्यूएशन तभी मायने रखता है जब आप अपने बिजनेस को सेल आउट कर रहे हैं किसी दूसरे को। इसलिए कहा गया है कि गुडविल को पार्ट्स में सेल आउट नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट है, इट इज नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है और इंटेंजिबल एसेट कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होता। AS 26 के अकॉर्डिंग इंटेंजिबल एसेट्स कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होता। डेप्रिशिएट सिर्फ वही एसेट्स होती हैं जिनमें वियर टियर होता है। इंटेंजिबल एसेट्स में कभी कोई वियर टियर नहीं होता, जिसकी वजह से ये डेप्रिशिएट नहीं होता। इसलिए कहा गया कि इट इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। अगला कहता है, इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। मैं हमेशा ये कहता हूं कि मेरे बिजनेस की वैल्यू दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा है, दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा है, लेकिन कितनी ज्यादा है इस बात का पता लगाना बहुत मुश्किल है। कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा लॉ, कोई ऐसा लॉजिक नहीं है जो ये बता सके कि इस बिजनेस की वैल्यूएशन इतनी ज्यादा है दूसरे के कंपैरिजन में। इसलिए कहा गया इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। लास्ट पॉइंट है, इट इज लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस। हमने ऊपर पढ़ा कि गुडविल एक नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, लेकिन ये पॉइंट कहता है बिजनेस का गुडविल है लगातार फ्लक्चुएट होता रहेगा। जरूरी नहीं है कि आज आप अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर भी आप अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे। हो सकता है कि ये रेशियो या ट्रेंड ऊपर नीचे होता रहे। जब जब बिजनेस में प्रॉफिट अर्निंग का ट्रेंड ऊपर नीचे होगा उससे बिजनेस की वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहेगी। इसलिए कहा गया है कि इट इज कांस्टेंट फ्लक्चुएटेड,
ये कॉन्स्टेंटली लगातार फ्लैक्चुएट होने वाली एसेट है। पॉइंट सारे एक बार ध्यान से पढ़ते करें। इट इज अ वैल्यूएबल एसेट, इज इंटेंजिबल एसेट, अर्निंग ऑफ एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कैन नॉट बी सॉल्व्ड इन पार्ट, it's non-depreciable asset, it is difficult to calculate exact value of goodwill, it is liable to constant fluctuations. नेक्स्ट पॉइंट आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर है? नंबर 1, टाइम ड्यूरेशन या बिजनेस लॉन्गेटिविटी। आप कितने समय से बिजनेस में हैं या कितने समय से आप सेम बिजनेस रन कर रहे हैं। जितने ज्यादा लंबा समय हो गया होगा आपको बिजनेस रन करते हुए, बिजनेस की वैल्यूएशन ऑफ गुडविल उतनी ज्यादा होगी, और जितना शॉर्ट पीरियड है आपके बिजनेस रन करते हुए, बिजनेस की वैल्यूएशन गुडविल की उतनी कम होगी। पॉइंट बी, कंपटीशन इन मार्केट। आप जिस तरह के बिजनेस में हैं उस तरह के बिजनेस में मार्केट में कंपटीशन कितना है। अगर कंपटीशन ज्यादा हाई है तो प्रॉफिट आपका कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो गुडविल की वैल्यू कम होगी। अगर कंपटीशन कम है तो प्रॉफिट ज्यादा अर्न होगा, प्रॉफिट ज्यादा अर्न होगा तो गुडविल की वैल्यूएशन उतनी ही ज्यादा होगी। पॉइंट नंबर 3, लोकेशन ऑफ बिजनेस। आपका जो बिजनेस है और जिस लोकेशन में आपने वो बिजनेस रन कर रखा है, क्या वो बिजनेस के लिए फेवरेबल लोकेशन है या नहीं है। अगर वो लोकेशन बिजनेस के लिए फेवरेबल है तो बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा, ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने की वजह से बिजनेस का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ज्यादा होगा। अगर वो फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, फेवरेबल लोकेशन नहीं है, तो बिजनेस का प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होने से गुडविल का वैल्यूएशन भी कम होगा। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। आपके बिजनेस की जो मैनेजमेंट है, जो टॉप ऑर्डर का मैनेजमेंट है, वो बिजनेस को कितने अच्छे तरीके से मैनेज करता है। अगर बिजनेस के लिए अच्छी पॉलिसीज बनाता है, अच्छा मैनेज करता है बिजनेस को, तो बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा। जब प्रॉफिट ज्यादा अर्न करेगा तो वैल्यूएशन ज्यादा होगा, प्रॉफिट कम अर्न करेगा तो वैल्यूएशन कम होगा, जो आपकी गुडविल की वैल्यू को इफेक्ट करेगा। नेचर ऑफ गुड्स। आप किस तरह के गुड्स में बिजनेस कर रहे हैं। अगर आपका गुड्स डेली यूज का है तो डेली यूज वाले में हो सकता है कि आपके फेवरेबल कंडीशन होने की वजह से आप ज्यादा प्रॉफिट अर्न करें और आपके बिजनेस का वैल्यूएशन ज्यादा हो सकता है वो लग्जरी आइटम हो। अगर वो लग्जरी आइटम है तो बहुत कम बिकता है, कुछ चीज चुनिंदा लोग होते हैं जो उसे खरीदने वाले होते हैं, जिससे बिजनेस का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कम होगा। यानी कि आपके नेचर ऑफ बिजनेस जो होगा वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा गुडविल का वैल्यूएशन। पोजेशन ऑफ लाइसेंस। अगर आपने अपने बिजनेस में कोई ट्रेडमार्क ले रखा है, कोई ऐसा लाइसेंस ले रखा है जो दूसरों के पास नहीं है, और या आपका बिजनेस ऐसा है जो मोनोपोली वाला है, जिसमें सिर्फ आप ही डील करते हैं, या कंपटीशन बहुत कम है, आपको compete करने वाले बहुत कम लोग हैं, तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। प्रॉफिट ज्यादा होने की वजह से गुडविल ज्यादा होगा। अगर प्रॉफिट बड़ा होगा, गुडविल बढ़ेगी। तो इसके लिए एग्जांपल भी लिख सकते हैं हम। एग्जांपल IRCTC, कोमा HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या रेलवे बिजनेस। अगला पॉइंट है रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस। अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा है तो आपका गुडविल का वैल्यूएशन कम होगा। अगर बिजनेस ऐसा है जिसमें रिस्क बहुत कम है या नॉर्मल रिस्क है तो वैल्यूएशन गुडविल का ज्यादा होगा। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट्स। आपका प्रॉफिट अर्न करने का ट्रेंड कैसा है। अगर आपका प्रॉफिट अर्न करने का ट्रेंड लगातार इंक्रीजिंग है तो बिजनेस का वैल्यूएशन ज्यादा होगा और गुडविल का वैल्यूएशन भी ज्यादा आएगा। अगर बिजनेस ऐसा है जिसका ट्रेंड ऐसे, कभी प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, कभी लॉस हो रहे हैं, तो इस तरीके से अगर ट्रेंड है बिजनेस का तो आपका गुडविल का वैल्यूएशन कम होगा। कैपिटल रिक्वायर्ड इन बिजनेस। जिस तरह के बिजनेस में आप हैं और उस तरह के बिजनेस में जो आप एक कंपटीटर हैं, उन्होंने कितनी कैपिटल लगाई है और आपने कितनी कैपिटल लगाई है। अगर आप अपने कंपटीटर कंपैरिजन में कम कैपिटल लगाकर अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो आपके बिजनेस का गुडविल का वैल्यूएशन ज्यादा होगा और आपके कंपटीटर गुडविल का वैल्यूएशन कम होगा।
गवर्नमेंट पॉलिसीज, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज आपके बिजनेस के लिए फेवरेबल है या वो कंडीशंस जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं आपके बिजनेस के फेवरेबल है तो गुडविल का वैल्यूएशन ज्यादा होगा, अगर वो अनफेवरेबल है तो गुडविल का वैल्यूएशन कम होगा। रिलेशन विद कस्टमर एंड सप्लायर्स, आपका अपने सप्लायर से और अपने कस्टमर से किस तरह का रिलेशन है, आपके कस्टमर दोबारा आपके पास माल खरीदने के लिए आते हैं या नहीं आते हैं, जिससे आपने मटेरियल परचेज किया है वो दोबारा आपको सप्लाई करता है या नहीं करता। अगर ये सारी चीजें आपके फेवरेबल हैं तो आपके बिजनेस की गुडविल का वैल्यूएशन ज्यादा होगा, अगर ये अनफेवरेबल है तो गुडविल का वैल्यूएशन डाउन होगा। पॉपुलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट इन मार्केट, आपका जो प्रोडक्ट है मार्केट में कितना पॉपुलर है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है गुडविल का वैल्यूएशन। अगर आपका प्रोडक्ट मास मार्केट में फेवरेबल है, ज्यादा पॉपुलर है अपने कंपटीटर कंपैरिजन में, तो आप अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे और गुडविल की वैल्यूएशन ज्यादा होगी। अगर ये कम पॉपुलर है तो आप कम प्रॉफिट अर्न करेंगे और गुडविल की वैल्यूएशन कम होगी। ये सारे पॉइंट्स हैं जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं आपकी गुडविल को। हमने 3 चीजें पढ़ी, मीनिंग क्या है गुडविल का, डेफिनेशन क्या है, फीचर्स क्या है उसके, और फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को कितने तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हैं। गुडविल इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1 परचेज गुडविल, नंबर 2 सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल मींस, परचेज गुडविल कौन सी गुडविल है, परचेज का मतलब खरीदना। परचेज गुडविल वो गुडविल है जो हमने दूसरे से खरीदी हुई है। नॉर्मली ये तब अराइज होती है जब आप किसी पर्सन से उसका बिजनेस परचेज करते हैं और आप उसके बिजनेस के वैल्यूएशन में जो पैसा उसको देते हैं वो बुक्स में जो असेट्स खड़ी हैं उससे ज्यादा होता है। जो डिफरेंस होता है वो आपका गुडविल कहलाता है। वो कौन सी गुडविल होगी, वो परचेज गुडविल। नंबर 1 ये कब अराइज होगी, अराइज ऑन परचेज ऑफ बिजनेस फ्रॉम अदर्स। आप जब दूसरों से बिजनेस परचेज करते हैं तो उस समय ये अराइज होगी। नंबर 2 अमाउंट इज पेड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आपने गुडविल की जो वैल्यूएशन है उसके लिए अमाउंट पे किया होगा। नंबर 3 इट shows in balance sheet under the head assets। और ये आपकी बैलेंस शीट में असेट्स के हेड में शो होगी। नंबर 4 should be written off in near future। और नियर फ्यूचर में इसको आप रिटर्न ऑफ करेंगे, बुक्स में से हटाएंगे। परचेज गुडविल वो गुडविल है जो अराइज होती है ऑन परचेज ऑफ बिजनेस फ्रॉम अदर्स एंड अमाउंट इज पेड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसमें गुडविल के वैल्यूएशन के लिए अमाउंट पे किया हो। ये आपका बिजनेस की बैलेंस शीट में शो होगा अंडर द हेड एसेट और ये राइट ऑफ किया जाएगा इन नियर फ्यूचर। सेल्फ
जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल है जो बिजनेस ने अपने बिजनेस की विशेषताओं के कारण या बिजनेस में लंबा समय देने के कारण, अपने किसी ट्रेडमार्क के कारण, लाइसेंस के कारण, या बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के कारण, कम कैपिटल ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के कारण जनरेट की हो। इस तरह की जो गुडविल कहलाएगी वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहलाएगी। अराइज फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज ऑफ बिजनेस, नो amount is paid for this, cannot be shown in balance sheet। सेल्फ जनरेट गुडविल वो गुडविल है जो अराइज हो रही है बिजनेस के इंटरनल सोर्सेज से। बिजनेस के आपने कितना समय हो गया बिजनेस को चलाते हुए, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कॉम्पिटिटिव कंपैरिजन में कितना प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर रहे हैं, उसकी वजह से गुडविल अर्न होते हैं, जनरेट होती है। इसके लिए कोई अमाउंट पे नहीं किया जाता। अमाउंट ना पे करने की वजह से इसका वैल्यूएशन जो होगा वो निकालना मुश्किल है और ये बैलेंस शीट में शो नहीं की जाती। नेक्स्ट टॉपिक है रीजन फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को वैल्यू करने के रीजन क्या है? नंबर 1, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो गुडविल का वैल्यूएशन निकालना जरूरी हो जाता है, ताकि जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है वो गेनिंग पार्टनर से गुडविल के लिए पैसा रिसीव कर सके। नंबर 2, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो पुराने पार्टनर्स का शेयर सेक्रीफाइस होगा। अब वो ये चाहेंगे कि जो बिजनेस का जो गुडविल का वैल्यूएशन है उसके लिए उन्हें अमाउंट कंपनसेट किया जाए, इसीलिए गुडविल का वैल्यूएशन करना जरूरी हो जाता है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है तो उसको भी कंपनसेशन चाहिए कि अभी तक जो मैंने बिजनेस में काम किया, बिजनेस जो गुडविल बनाई उसका मुझे पैसा दिया जाए, इसलिए बिजनेस में गुडविल का वैल्यूएशन जरूरी हो जाता है। डेथ ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर की डेथ पर उसके जो लीगल हायर हैं वो चाहते हैं कि जो गुडविल का वैल्यूएशन करके जो हमने बिजनेस की गुडविल बनाई है वो वैल्यूएशन निकाल कर हमें उसके लिए कंपनसेट किया जाए, तो गुडविल का वैल्यूएशन जरूरी हो जाता है। सेल ऑफ बिजनेस। जब बिजनेस को सेल किया जाता है तो उस समय बिजनेस की असेट्स का वैल्यूएशन निकाला जाता है और ये देखा जाता है कि बिजनेस कितना पुराना है। अगर बिजनेस ज्यादा स्टैंडिंग लॉन्गेटिविटी स्टैंडिंग है तो बिजनेस ने जो वैल्यूएशन अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया होगा, इसलिए गुडविल का वैल्यूएशन निकाला जाएगा ताकि हम उसके लिए मैक्सिमम अमाउंट रिसीव कर सकें।
अमलगमेशन ऑफ बिजनेस विद अदर बिजनेस, अगर अपनी फर्म का दूसरी फर्म में मर्जर कर दिया जाता है तो उस समय भी बिजनेस की गुडविल का वैल्यूएशन निकालना जरूरी हो जाता है ताकि हम ठीक अमाउंट रिसीव कर सकें। ये सारे रीजंस हैं जिनके लिए गुडविल निकाली जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कि जो गुडविल के वैल्यूएशन के रीजंस हैं, उन रीजंस को जस्टिफाई करने के लिए गुडविल किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी, यानी मेथड्स ऑफ कैलकुलेशंस ऑफ गुडविल। दोस्तों, अभी हमने वो सारे पॉइंट्स पढ़ लिए जिस कंडीशन में गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो गुडविल के वैल्यूएशन को इफेक्ट करती हैं, गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, वो सब कुछ हमने पढ़ा। अब चलते हैं प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स पे कि गुडविल का वैल्यूएशन किस तरह से किया जाएगा। गुडविल को वैल्यू करने के 3 तरह के मेथड हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को भी 2 तरह से डिवाइड करते हैं, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहले बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड की। एवरेज, जनरली आप कभी कोई बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो आप पूछते हैं कि यार गाड़ी का एवरेज क्या है। एवरेज का मीन्स क्या है कि अगर आप 1 लीटर पेट्रोल डलाएंगे तो कितने किलोमीटर गाड़ी रन करेगी। सेम ट्रेंड यहां, लेकिन यहां किलोमीटर्स का ना होकर प्रॉफिटेबिलिटी का है। बिजनेस के ऑनर कहते हैं बिजनेस की वैल्यूएशन जो है गुडविल के हिसाब से आज की नहीं है, बिजनेस हम बहुत टाइम से रन कर रहे हैं। हमने धीरे धीरे अपने कस्टमर बेस को बढ़ाया है, धीरे धीरे कस्टमर को ऐसा किया है कि बार बार प्रोडक्ट खरीदने के लिए हमारे पास आए। तो हम ये चाहते हैं कि हम ये देखें कि बिजनेस का ट्रेंड करंट ईयर में नहीं, बैक से लेकर किस तरह से एवरेज आ रहा है। हो सकता है कभी प्रॉफिट बढ़ रहे हो, कभी रिड्यूस हो रहे हो, कभी ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, कभी लॉसेस हो रहे हो। बिजनेस ये चाहता है, बिजनेसमैन ये चाहता है कि गुडविल का जो वैल्यूएशन हो एक ऐसे बेसिस पर हो जो वायबल लगे, जो ये लगे कि जेन्युइन है, जो वैल्यूएशन हम कर रहे हैं जेन्युइन है। उसके लिए वो चाहते हैं कि जो आप गुडविल के वैल्यूएशन के लिए प्रॉफिट्स ले रहे हैं वो प्रॉफिट करंट ईयर या बैक ईयर के ना होकर वो कुछ ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट्स लिए जाएं, ताकि बिजनेस के प्रॉफिट्स की एक अच्छी पोजीशन हमारे सामने आ जाए, एग्जैक्टली पोजीशन आ जाए कि हाँ अगर नॉर्मल कंडीशन में बिजनेस रन होगा तो आपको इतना प्रॉफिट मिनिमम अर्न होगा। तो उसके हिसाब से जो गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, कह रहे एक नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट में हम पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट्स को टोटल कर लेते हैं, उसको जितने साल का प्रॉफिट लिया होता है उतने नंबर से डिवाइड करते हैं, एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। उस एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं और गुडविल का वैल्यूएशन हमारे सामने आ जाता है। इसका जो ड्रॉबैक है, बिजनेसमैन ये कहता है कि इसका ये ड्रॉबैक है, इसने तो ये देखा ही नहीं कि कितने साल से बिजनेस चला आ रहा है, कितने साल से प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसको तो महत्व दिया ही नहीं, उसकी बात तो कहीं की ही नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि हम करंट ईयर की जो बात कर रहे हैं वो बिजनेस को चलते हुए सबसे ज्यादा ईयर्स हो गए, उसके हिसाब से नंबर दे दिए जाए और नंबरिंग के हिसाब से प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करके एक एवरेज निकाला जाए और उसके हिसाब से गुडविल का वैल्यूएशन किया जाए। यानी कि इस केस में जितने ईयर्स ऑफ प्रॉफिट दिए होते हैं उनको लेटेस्ट ईयर को लास्ट नंबर देते हुए, स्टार्टिंग से 1 नंबर देते हुए मल्टीप्लाई कर देते हैं
वो वेट हो जाता है, उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ वेट से और वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका गुडविल आ जाएगा। दूसरा आता है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। जर्नली एक बिजनेस में कई सारे लोग वर्क कर रहे होते हैं, एक ही तरह का बिजनेस कई सारे लोग वर्क कर रहे हैं, किसी ने कम कैपिटल लगाई है, किसी ने ज्यादा कैपिटल लगाई है, किसी ने कुछ नहीं लगाया, सिर्फ उधार के पैसे लेके चल रहा है। इस केस में बिजनेसमैन ये चाहता है कि आप मुझे ये बताएं कि मैंने जितना पैसा लगा के ये प्रॉफिट अर्न किया है, मेरे कंपटीटर उतना ही पैसा लगाकर मुझसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या कम अर्न कर रहे हैं। यानी कि इस केस में ये चेकआउट किया जाता है कि सेम कैपिटल लगाकर कंपटीटर से आप कितना एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। जो एक्सेस प्रॉफिट आप अर्न कर रहे होंगे उसे सुपर प्रॉफिट कहा जाता है, और सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। तीसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट का। ये जो दोनों मेथड हमने बैक वाले करे, इन दोनों मेथड्स में हम बार बार एक ही बात करे आ रहे हैं कि प्रॉफिट के बेस पे गुडविल, प्रॉफिट के बेस पे गुडविल, प्रॉफिट के बेस पे गुडविल। हमने और कुछ चेकआउट नहीं किया, हमने हमेशा यही देखा कि प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितने हैं या वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितने हैं या सुपर एवरेज प्रॉफिट कितने हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से और आपकी गुडविल आ जाएगी। इन तीनों मेथड्स में एक ड्रॉबैक आ जाता है कि कहीं भी कैपिटल की बात नहीं की गई है। इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए थर्ड मेथड हमारे पास आता है जो कहता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। ये मेथड हमारे को ये बताता है कि आप बिजनेस में जितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए आपके कंपटीटर ने जो कैपिटल लगाई हुई है, आपने उससे कम कैपिटल लगाई है या ज्यादा कैपिटल लगाई है, उसके बिहाफ पे जो गुडविल कैलकुलेट होगी वो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स के बेस पर होगी। पहले केस में हम ये देखते हैं कि जो हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसका एवरेज जो प्रॉफिट है, उतने प्रॉफिट को अर्न करने के लिए नॉर्मली कितनी कैपिटल चाहिए और हमने कितनी कैपिटल लगाई हुई है। जो डिफरेंस आता है कैपिटल का वो आपका गुडविल कहलाता है। सेकेंड मेथड में हम सुपर प्रॉफिट के हिसाब से देखते हैं कि सुपर प्रॉफिट के हिसाब से बिजनेस की नॉर्मल कैपिटल कितनी होनी चाहिए और हमने कितनी इन्वेस्ट कर रखी, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपका गुडविल कहलाता है। हमने ऊपर ऊपर से अब तीनों मेथड हमने समझ लिए। प्रैक्टिकल व्यूज चलते हैं, एक एक करके उठाएंगे हर एक टॉपिक को और कवर करते जाएंगे धीरे धीरे करके। पहली बात करेंगे हम एवरेज प्रॉफिट मेथड की। सबसे पहले गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड की बात करते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब बात आती है आपकी एवरेज प्रॉफिट की। टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। Average profit is equal to total profits divided by number of years. Here average profit means average of normal profits of business.
एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल के निकालने का मेथड फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज वो ईयर्स है जिसमें एक बिजनेसमैन मानता है कि नॉर्मली हमने इतने ईयर्स में गुडविल अर्न की है, और क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली दिया होगा कि आपने 2 साल के हिसाब से निकालनी है, 3 साल के हिसाब से निकालनी है, या 5 साल के हिसाब से निकालनी है। एवरेज प्रॉफिट मींस टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जितने सालों के हमें प्रॉफिट दिए होंगे उन सबको टोटल कर देंगे, और जितने साल के प्रॉफिट है उतने नंबर से हम डिवाइड कर देंगे, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, हमारे पास गुडविल आ जाएगा। कहते हैं हमारे पास यहां पर हेयर, ये आपका स्टार पॉइंट है। हेयर एवरेज प्रॉफिट मींस एवरेज ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स, यानी कि टोटल प्रॉफिट क्या लिखे, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स। टोटल प्रॉफिट मींस टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, नंबर 1 प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एड एबनॉर्मल expenses add abnormal losses less abnormal incomes less abnormal profits। प्रॉफिट हमेशा दो तरह के होते हैं, इनकम भी दो तरह की होती है, एक रेकरिंग और एक नॉन रेकरिंग। हमने 11th में पढ़ा हुआ है इसको। रेकरिंग इनकम वो जो लगातार होने वाली है, जो बिजनेस से रिलेटेड है, और नॉन रेकरिंग इनकम्स वो जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जो कभी कभार होगी, जो आज होगी पता नहीं दोबारा कब होगी और कब नहीं होगी। ऐसे ही लॉसेस भी दो तरह के, रेकरिंग लॉसेस या एक्सपेंसेस भी दो तरह के, रेकरिंग एक्सपेंसेस और नॉन रेकरिंग। रेकरिंग वो जो आपकी इनकम से रिलेटेड और लगातार इनकम हो रही है तो एक्सपेंडिचर भी हो रहा है और वो लॉसेस भी हो रहे हैं। नॉन रेकरिंग वो जो आज हो गए फिर पता नहीं कभी होंगे या नहीं होंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालते हुए बात करते हैं हम एवरेज ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स की, और नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे, टोटल प्रॉफिट माइनस में abnormal incomes minus abnormal profits add abnormal expenses add abnormal losses। बात करें abnormal profits की, लाइक फर्म ने अपनी असेट्स को सेल आउट कर दिया, असेट को सेल करने से फर्म को कुछ प्रॉफिट हुआ, तो इस तरह का जो प्रॉफिट होगा वो आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट है, और वो नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हुए उसको माइनस किया जाएगा, यानी कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। एबनॉर्मल इनकम ऐसी इनकम जो कभी कभार होने वाली इनकम है, जरूरी नहीं है कि वो लगातार हो रही हो, आज हो रही है फिर पता नहीं कब हो और कब ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे बिजनेस के पास एक्सेस में फंड्स रखा हुआ था, बिजनेस ने या फर्म ने उसकी एफडी करा दी, और एफडी के ऊपर आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, जो दोबारा कभी एफडी होगी या नहीं होगी हमें उसका पता नहीं है। इस तरह की इनकम आपकी कौन सी होगी, एबनॉर्मल इनकम। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। एबनॉर्मल लॉसेस
फर्म ने कोई फिक्स सेल आउट करी, उसके ऊपर कुछ लॉस हुआ, दोबारा कब एसेट सेल होगी ये नहीं पता, उसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा नहीं पता, तो ये लॉस हो गया आपका एबनॉर्मल लॉस, यानी कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। एबनॉर्मल एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंस जो आज हो गए फिर पता नहीं कब होंगे या कब नहीं होंगे। पेड टू स्टाफ एज ग्रेचुटी, स्टाफ को ग्रेचुटी के रूप में कोई पेमेंट करी। इस तरह के आपके जो एक्सपेंसेस हैं जो आज हुए फिर कब होंगे कब नहीं होंगे अभी पता नहीं है, वो सारे आप ऐड बैक करोगे या इस तरह का लॉस है ऐड बैक करोगे। आपकी इस तरह की इनकम है या प्रॉफिट है वो माइनस करोगे, तो जो प्रॉफिट आएगा वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट होगा। नॉर्मल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे, आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, क्वेश्चन में स्पेशली गिवन होगा आपको, और ये आपके पास आ जाएगा गुडविल। गुडविल फॉर्म वैल्यूएशन फॉर्मूला अंडर द हेडिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला मेथड ये, इसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिकल करके देखते हैं फिर आपको इजीली समझ आएगा। एक बार दोबारा समझते हैं। प्रॉफिट्स को एवरेज करेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी गुडविल आ जाएगी। प्रॉफिट कौन से? प्रॉफिट वो होंगे जो आपके नॉर्मल प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? टोटल प्रॉफिट माइनस में एबनॉर्मल इनकम्स, माइनस में एबनॉर्मल गेन्स, ऐड करेंगे एबनॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस। जो प्रॉफिट आएगा उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर से, वो आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट, और नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका गुडविल कैलकुलेट हो जाएगा। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। द प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 years वर 2021 में 4 लाख, 2122 में 5 लाख, 2223 में 60,000 का लॉस, 2324 में 1,50,000, 2425 में 2,50,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। ऑन जनवरी 23 a fire broke out which resulted into a loss of 3 lakh. A insurance claim of rupees 70,000 was received during the year ended 24-25. Firm received the tax refund of rupees 80,000. Calculate goodwill. Answer. गुडविल इज इक्वल टू क्या था आपका? एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नोट, जो वर्किंग नोट आपके बनेंगे, पहला नोट क्या बनेगा? कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल एवरेज, या ऐसे लिख देते हैं एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स 2020-21, 2021-22, 2022-23,
2022-23, 2023-24, 24-25। प्रॉफिट्स, प्रॉफिट कितने कितने दिए? 4 लाख, 5 लाख, 60,000 का लॉस, 1,50,000, 2,50,000। फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं क्या? जनवरी 23, जनवरी 23 कब आएगा? 2/2/23 में क्या हुआ आपका? लॉस बाय फायर। यहां कोई अमाउंट नहीं है, कोई अमाउंट नहीं। कितना लॉस हुआ फायर से? 3 लाख का। स्पेशली लिखा था प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एड एबनॉर्मल एक्सपेंसेस, एबनॉर्मल लॉसेस। फायर हो गई अचानक से, फायर हमेशा नहीं होती, बाय मिस्टेक हुई, और बाय मिस्टेक हुई और उससे जो लॉस हुआ वो आपका प्रॉफिट को हर्ट किया। जो प्रॉफिट को हर्ट किया तो इसलिए हमने उसको एड बैक किया नॉन प्रॉफिट निकालने के लिए। इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा रिसीव हुआ? 70,000 बाय इंश्योरेंस क्लेम। टोटल लॉस हमारे पास हुआ 3 लाख का, 70,000 इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव हुआ, तो लॉस कितना बचा? 2,30,000 का। इसलिए एड बैक क्या होंगे? 2,30,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर 24-25 इनकम टैक्स का रिफंड आया। रिफंड हमेशा नहीं आएगा, आज आया, पता नहीं दोबारा कब आएगा और कब नहीं आएगा। क्या बना आपका? एबनॉर्मल इनकम लेस एबनॉर्मल इनकम टैक्स रिफंड। ये आपके पास क्या आ गया? नॉर्मल प्रॉफिट्स। ईच ईयर के नॉर्मल प्रॉफिट आ गए। फर्स्ट ईयर में कितने हैं? 4 लाख। सेकेंड ईयर में 5 लाख। इस ईयर में 70 और 60 लॉस वाले ऐड कर देते हैं। 133 में से 130 के 170, 150, 250 माइनस में एबनॉर्मल इनकम 170। एवरेज निकाल लें। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 4 लाख प्लस में 5 लाख प्लस में 170 प्लस में 150 प्लस में 1 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5। कितने ईयर्स हैं? 5 ईयर्स हैं। टोटल करो कितना हो गया? 9 10 11 12 13 20 13 90 डिवाइड बाय 5। 2,78,000। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 2,78,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना लिखा हुआ क्वेश्चन में? 3 ईयर्स। गुडविल कितनी आ गई? 6,34,000।
सिंपल सा है, पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालने के नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट को टोटल करेंगे, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे, एवरेज आ जाएगा। उस एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से, वो आपकी गुडविल होगी। कर अपना A and B are partners. They decided to value the goodwill at 150% of the average profits of 5 years. 150% का मतलब क्या है? जो एवरेज प्रॉफिट आएंगे उसका 1.5 गुना, यानी कि एवरेज नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 1.5। प्रॉफिट्स थे मार्च एंडिंग 2019 में 40,000, 20 में 60,000, 21 में 1 लाख और 22 में लॉस था 20,000 रुपए का, 23 में 1,50,000 का प्रॉफिट था। एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, यानी कि इस साल में एक एसेट कॉस्टिंग 2 लाख, बुक वैल्यू 1,50,000 वाज सोल्ड फॉर 1,24,000। फिर कहते हैं 1,421 किस में आ गया? इस ईयर में। कंप्यूटर कॉस्टिंग 1 लाख, 1 लाख रुपए के कंप्यूटर परचेज किए और लॉन्गली डेबिटेड टू टूर एक्सपेंसेस। परचेज करने के बाद असेट अकाउंट में ना दिखा के उसको एज ए एक्सपेंडिचर दिखा दिया गया, और कंप्यूटर के ऊपर आपने डेप्रेशन प्रोवाइड करने 20% पर एनम ऑन WDV मेथड। कैलकुलेट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आंसर पहले हम नोट बना लेते हैं। नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ईयर 31 मार्च 2019, 19 लिख दीजिए सिंपल सा, 31 मार्च 20, 21, 22, 23। प्रॉफिट्स कितने कितने यहां पे आपका प्रॉफिट दिया है? 40,000। यहां प्रॉफिट दिया 60,000। यहां प्रॉफिट दिया 1 लाख। यहां लॉस दिया हुआ आपको 20,000 का। यहां प्रॉफिट दिया 1,50,000। आप चाहो तो एक कॉलम और बना सकते हो बनाने को टोटल का, एवरेज इजी हो जाएगा आपके लिए। 1 लाख, 2 लाख, 3,50,000, 3,30,000। पहले कहता ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, असेट कॉस्टिंग 2 लाख। असेट हमने खरीदी कितने की थी? 2 लाख रुपए की, लेकिन बैलेंस शीट में कितने की है वो? 1,50,000 की। सेल कितने में करी? 1,24,000 की। अब मुझे ये बताओ कि असेट के ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ? एड और लेस। एबनॉर्मल लॉस ऑब्लिक प्रॉफिट्स। नोट यहां बनाते हैं। नोट नंबर 2, असेट परचेज वैल्यू बुक वैल्यू सेल वैल्यू। परचेज कितने में करी? 2 लाख में। बुक में कितने की है? 1,50,000। सेल कितने में करी?
124 में असेट खरीदी थी, किसने भी समय पहले खरीदी हो, खरीदी कितने की थी? 2 लाख रुपए की। लेकिन जब हमने सेल करी उस समय उसकी वैल्यू बैलेंस शीट में कितनी थी? 1,50,000 रुपए। सेल कितने में करी? 1,24,000 रुपए। यानी क्या हुआ? प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। सेल वैल्यू कितनी है? 124। बुक वैल्यू कितनी है? यानी क्या हुआ? 36,000 का लॉस हुआ। नो मैटर, आपकी परचेज वैल्यू कितने की भी हो उसका कभी भी कोई मतलब नहीं होगा। हमेशा मतलब किसका होगा? बुक वैल्यू का। इसके लिए नोट लिखेंगे एंड में, तब बात करेंगे। लॉस कितना हुआ? 36,000 का। क्या हुआ? एबनॉर्मल लॉस। अगर लॉस हुआ तो हम क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे। किस ईयर में लॉस हुआ है? 31 मार्च 20 में 36,000 लॉस ऐड कर दिया। अगला पॉइंट कहता है 1/4/21, यानी 1/4/21 कहां आएगा? इस ईयर में हमने कंप्यूटर खरीदे 1 लाख रुपए के और रॉन्गली चार्ज कर दिए आपने टूर एंड ट्रेवल एक्सपेंसेस में। 11th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ रूल्स, लॉजिक्स, आपने वो कर दिया। कभी भी कोई एसेट परचेज करी जाती है तो आपका एसेट अकाउंट डेबिट होता है और कैश जाता है या बैंक जाता है वो क्रेडिट होता है। आपने एंट्री करनी थी बुक्स में कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन आप एंट्री करके आपकी टू ट्रेवल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने एसेट को बुक्स में दिखाना था लेकिन वो ना दिखा के ऐसा एक्सपेंस दिखा गए। जब आपने उसको ऐसा एक्सपेंस दिखाया होगा तो प्रॉफिट आपका डाउन हो गया होगा। तो क्या करेंगे? एड रॉन्ग एक्सपेंसेस डेबिटेड। किस ईयर में डेबिट किए एक्सपेंसेस आपने? 1/4/21 को। किस ईयर में आएंगे? 1/4/21। 1/4/21 यहां आएंगे। जो एंट्री रॉन्ग करी उसको आप रेक्टिफाई करोगे। ये आपका खर्चा नहीं था लेकिन बाय मिस्टेक आप खर्चों में इसको दिखा गए, इसलिए आपको ये एड बैक करना पड़ेगा। अब कहता है कि जो आपके कंप्यूटर्स हैं उसके ऊपर पर ईयर 20% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगेगा। पर ईयर के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगेगा। तो लेस एक्सपेंस नॉट चार्ज। जो एक्सपेंस आपने चार्ज नहीं किए, इस साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 1 लाख के ऊपर 20%, 20,000। अगली पर एसेट की वैल्यू कितनी रहेगी? 1 लाख माइनस 20, 80,000। 80,000 के ऊपर 20%, 16,000 रुपए। नेक्स्ट ईयर वैल्यू कितनी रह गई? 64,000। 64,000 के ऊपर 20%, नेक्स्ट ईयर तो है ही नहीं, सॉरी। टोटल आप क्या आ गए? 36,000। एवरेज निकाल लेते हैं, एक नोट भी बनाएंगे अभी। यहां 40,000 का 40,000 कोई एंट्री नहीं थी। यहां पे आपका 96,000, 1 लाख 20 चले गए, 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। 150 प्लस 16,000, 166,000। 36 चले गए।
4,30,000. Average profit is equal to 4,30,000 divided by number of years 1, 2, 3, 4, 5. 86,000. थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक कर गए थे यहाँ पे हम. लॉस 26 था, 36 दिख रहा था बाय मिस्टेक. 86 आ गए यहाँ पर. इसी से टोटल यहाँ मिस्टेक कर गए थे. 420 बचा, डिवाइड करा 5 से. 84,000 का हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया. अब गुडविल का वैल्यूएशन करना है. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 150%. क्वेश्चन में दिया गया है एवरेज प्रॉफिट कितने हैं? 84,000 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइड बाय 100 कर दें. 60 120 1,26,000. यह आएगा आपका गुडविल का वैल्यूएशन. एक बार समझ लो बच्चों इसको. सबसे पहले हमने लिखा प्रॉफिट्स क्या है ड्यूरिंग द ईयर. एड एबनॉर्मल लॉस एज पर एडजस्टमेंट नंबर 1. उसमें कहा था कि बुक वैल्यू 2 लाख रुपए की थी और परचेज वैल्यू 2 लाख की थी, बुक वैल्यू 1.5 लाख की थी. सेल करी 124 में. डिफरेंस आया लॉस का 26,000. माइनस हो गया 26,000. फिर अगला कहता है 1,421 कंप्यूटर परचेज करा, बाय मिस्टेक एक्सपेंसेस में डाल दिया, इसलिए ऐड कर दिया. जो एक्सपेंस नहीं थे ऐड बैक हो गए. उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना था. 1 लाख के ऊपर 20% आ गया आपका 20,000. नेक्स्ट ईयर फिर लगेगा 20%. अब किस लाख, क्योंकि WDV बोला हुआ, वैल्यू क्या रहेगी? 1 लाख माइनस 20,000 इज इक्वल टू 80,000. 80,000 का 20% 16,000. प्रॉफिट का टोटल किया 4,25,000, सॉरी 4,20,000. डिवाइड करा 5 से 84,000. मल्टीप्लाई किया 150% से. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का 1,26,000. जब कभी क्वेश्चन में आपको बुक वैल्यू भी दे रखी हो, परचेज वैल्यू भी दे रखी हो, तो आपने परचेज वैल्यू को हमेशा इग्नोर करना है. क्योंकि प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ एसेट को सेल करने पे, उसका कैलकुलेशन हमेशा बुक वैल्यू के हिसाब से ही होता है. अगर बुक वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर सेल किया होगा तो प्रॉफिट होगा. बुक वैल्यू से कम वैल्यू पर सेल करेंगे तो हमेशा लॉस होगा. लॉसेस होंगे वो एबनॉर्मल होंगे, इसलिए प्रॉफिट में ऐड बैक करेंगे. अगर प्रॉफिट्स हो रहे हैं एबनॉर्मल हैं, इसलिए वो लेस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए. अगर कभी क्वेश्चन में मिस्टेक ऑफ अकाउंटिंग रूल्स की हो जाए एंट्री, तो आप सबसे पहले रेक्टिफाई एंट्री पास करके चेकआउट करें कि उसका इफेक्ट बुक्स में क्या होना चाहिए था. जैसे कि हमारे क्वेश्चन में कहता है 1,421 कंप्यूटर परचेज किए 1 लाख रुपए के, लेकिन बाय मिस्टेक उसे टूर एक्सपेंसेस में दिखा दिए गए. हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कंप्यूटर से अकाउंट डेबिट टू कैश. कर क्या गए? टू ट्रेवल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश. रेक्टिफाई एंट्री क्या हुई? कंप्यूटर आ गया, टू ट्रेवल खत्म हो गया, यानी कि एक्सपेंसेस को कम किया. जब एक्सपेंस कम किए तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, एड बैक होगा. और क्वेश्चन में स्पेशल कहा है कि जो कंप्यूटर है उसके ऊपर पर ईयर 20% डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा. तो इसलिए 1 लाख रुपए कंप्यूटर है, पहले साल डेप्शन लगा 20,000 का, वैल्यू बच गई 80,000. नेक्स्ट ईयर डेप्शन लगा 80,000 के ऊपर 16,000, वैल्यू बच गई 64,000. यही लॉजिक था. इसी लॉजिक के साथ सारे क्वेश्चंस आएंगे. इजी है ये मेथड. पहला मेथड हमारे यहां सॉल्व हुआ, कंप्लीट हुआ. प्लीज अच्छे से पढ़िएगा. हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा. हमारे चैनल का नेम है @शेपिंग लर्नर्स.
धन्यवाद।